अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एक दफ़ा फिर सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 5 हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ से अपने लेक्चर्स फर्स्ट 50% के स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमने इनिशियल लेवल पे प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो जो कैटेगरीज़ हैं, हाई लेवल लो लेवल, वो डिस्कस किया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमने डिस्कस की, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी को ही बिलोंग करती है। तो हम उसी लाइन पर हम चल रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और यहीं से आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये टॉपिक था, यही इसी टॉपिक से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अभी हम लैंग्वेज से रिलेटेड जनरल थ्योरेटिकल टॉपिक्स थ्योरी जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर से ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसको आज कंप्लीट और आगे फर्दर फिर अपने सी लैंग्वेज की तरफ इंशाल्लाह ताला चलेंगे। वो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। ये ऑलरेडी हमें प्रीवियस कंप्यूटर का नॉलेज से ही हमें पता है, फर्स्ट ईयर के हवाले से या जनरल हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो उसका बेसिक सिस्टम वो बाइनरी सिस्टम है, यानी 0 और 1 का कम्बिनेशन। तो हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो अब उस लैंग्वेज को डेफिनेटली हमें बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी सिस्टम में 0-1 के कम्बिनेशन में ट्रांसलेट कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो है उसी को अंडरस्टैंड करता है। तो अब हमारी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र लैंग्वेज, अगर वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं है तो उसको डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट मेथड से, और डेफिनेटली अगर हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है तो उसमें डिफरेंट मेथड हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो जिसके ज़रिए यूज़र लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज है तो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ करना पड़ेगा। तो उस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। डिफरेंट अगर, क्योंकि एक मेथड जो है वो वैसे भी मुनासिब नहीं होता लॉजिकली, लेकिन फिर भी एनहांसमेंट होती रहती है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स ट्रांसलेटर्स एक से ज़्यादा अवेलेबल हैं। हर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मकसद तो किसी भी लैंग्वेज, यूज़र लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके अंदर उसके मेथड, उसकी कुछ एफिशिएंसी किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेसर्स ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। हर एक का मकसद वही है 0-1 में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज 0s and 1s, प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज हो या असेंबली लैंग्वेज हो जो हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ये फॉल करती है, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको डेफिनेटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जिसमें प्रोग्राम जो है जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। कोई भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट गेट करने के लिए, उसके बैकग्राउंड में डिफरेंट ट्रांसलेटर, डिफरेंट कैटेगरी का ट्रांसलेटर अवेलेबल होता है। लेकिन हर लैंग्वेज के बैकग्राउंड में स्टूडेंट माइंड में रखें कोई ना कोई ट्रांसलेटर ज़रूर अवेलेबल है कि अगर वो लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज नहीं है। तो अब हमारे पास ट्रांसलेटर्स जो अवेलेबल हैं वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों जो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर उनका आउटपुट जो है वो तो बाइनरी लैंग्वेज ही बनेगी, लेकिन हर एक की डेफिनेटली वर्किंग जो है एफिशिएंसी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है एनवायरनमेंट के हवाले से। अब हमारे पास जो कंपाइलर हम डिस्कस कर रहे थे, अब कंपाइलर की हम बात जो कर रहे थे कि कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है वो हमारे पास जो एक बड़ा एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट का, और बड़ी लैंग्वेज जो बड़े एनवायरनमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके बैकग्राउंड में कन्वर्टर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर होता है। अब वो कंपाइलर जो है, जिस तरीके से हम बात करते हैं
कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिफरेंट फ़िज़िकल लोकेशन से डिफरेंट कंपोनेंट्स डिवाइसेस की मदद से सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है और वो फ़िज़िकली मुख्तलिफ़ जगहों पे ही अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जा रहा है। तो कंबाइनली जो है हर कोई जो है कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है डाटा प्रोवाइड करने के लिए और सिस्टम से डाटा इंफॉर्मेशन आउटपुट गेट करने के लिए। तो अब ये कंपाइलर जो है इज़ ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। अब एज ए होल का मतलब यहीं से बात चल रही है कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, अब उसमें जिस तरह अभी ये करंट क्राइसिस है इसमें वर्क फ्रॉम होम का फ़ीचर जो है ये फंक्शन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं उनके जो डेवलपर्स हैं वो घर में रहते हुए घर से ही सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं और सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं और डिफरेंट कंप्यूटर यूज़र्स जो प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, क्यूरीज़ को घर रहते हुए ही डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें सिस्टम को अपग्रेड करना है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर रेयरली किसी जगह पर जब फिज़िकली एक्सेस रिक्वायर है तो फिर तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में वो उस जगह पे उस जोग्राफिकल एरिया में आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम के फीचर से ही ये कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड, एनहेंस या उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए अब ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है तो अब उसमें जो डेवलपर्स हैं या कंप्यूटर यूज़र्स वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लिए लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अदर देन बाइनरी लैंग्वेज है। तो अब इस बड़े एनवायरनमेंट में यूज़र लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर है उसको कंपाइलर कहा जाता है। तो ये हम आजकल की वर्किंग के हवाले से भी आपको ये बात बताई, तो इसलिए एज ए होल को ज़रा अंडरस्टैंड करें। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम और प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। सोर्स प्रोग्राम या प्रोग्राम एक ही बात है। डेवलपर जो प्रोग्राम लिखता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसको सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो कंपाइलर सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड, मशीन प्रोग्राम में, बाइनरी प्रोग्राम में, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है। अब वो जो प्रोग्राम जो कंपाइलर ने प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट किया मशीन कोड में, उस मशीन कोड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंपाइलर की इनपुट क्या होगी, सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम, और कंपाइलर की आउटपुट होगी ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इस बात को आप क्लियर करें। उसके बाद कंपाइलर जो है ट्रांसलेट दी सोर्स कोड और प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। और एज ए होल की बात अभी हमने डिस्कस की है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्योंकि देखें करंट क्राइसिस में अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो फिज़िकली ऑफिस में, सॉफ्टवेयर हाउस में अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट फिज़िकल लोकेशन से सिस्टम को एक्सेस करके सॉफ्टवेयर को डेवलप, एनहेंस, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एज ए होल की बात आपको आजकल के एनवायरनमेंट से समझ आ जानी चाहिए कि हर कोई जो है अपने घर में, अपने डिफरेंट फिज़िकल लोकेशन में वर्किंग कर रहा है। तो फिर कंपाइलर वो जो कंप्लीट होल प्रोग्राम जो हर फिज़िकल लोकेशन में उसको एक्सेस, मॉडिफाई, एनहेंस, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर डेवलपर की अपनी वर्किंग है, अपनी फंक्शनलिटी जो वो प्रोवाइड करता है, जो उसको ड्यूटी असाइन की जाती है। तो एज ए होल को ज़रा माइंड में रखें कि कंबाइनली जो है वो हर कोई जो है
अपने एंड पे जो उसको ड्यूटी असाइन की गई है, जो उसका वर्कलोड है, वो वर्किंग करके अब कंपाइलर तो एज ए होल पूरा सोर्स कोड, पूरे प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करेगा। दिस ऑब्जेक्ट कोड मे और मे नॉट बी दी कंप्लीट मशीन कोड। और ये जो बात सेंटेंस है ये सी लैंग्वेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अभी जो हमने बात की कि कंपाइलर जो है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अब ये यहाँ पे सेंटेंस ये आ रहा है सी लैंग्वेज के हवाले से कि अब ये कंपाइलर जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो अभी जनरल तो हमारी डेफिनेशन लॉजिक वही रहेगा कि इसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब सी लैंग्वेज के हवाले से ये टेक्निकल बात आ रही है, लॉजिकली वही रहेगी। टेक्निकल ये है कि जो ऑब्जेक्ट कोड जो कंपाइलर ने सोर्स कोड को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड बनाया है, तो ये हो भी सकता है कि ये वो कंप्लीट मशीन कोड ही हो, और ये भी हो सकता है कि वो मशीन कोड ना हो लेकिन फिर भी वो कन्वर्टेड प्रोग्राम है, मज़ीद कोई प्रोसेसिंग करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अब एज ए लॉजिक वही रहेगा कि जी ये कंपाइलर जो है सोर्स कोड को मशीन कोड में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप जो है वो हमें सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड है तो ज़ाहिर है फिर तो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड नहीं है, कुछ डिफरेंस है, तो डेफिनेटली किसी और स्टेप से जो सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट को ही यूज़ करके किया जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे लेक्चर आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये मशीन कोड हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन लॉजिकली वही रहेगा कि ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। वाइल ट्रांसलेटिंग इट चेक्स दी सिंटेक्स ग्रामर ऑफ द सोर्स कोड। ये तो हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के हवाले से भी हमें अवेलेबल है कि कोई भी लैंग्वेज जब होती है तो लैंग्वेज कम्बिनेशन है डिफरेंट करेक्टर्स का, सिंबल्स का, वर्ड्स का, सेंटेंस का, और फिर सेंटेंस की बात करेंगे तो ग्रामर का, रूल्स का, तो ये मिलकर सब लैंग्वेज बनती है। तो इसी तरीके से अब ये जब इसको ट्रांसलेट कर रहा है कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो पहले वो जो ये लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में वर्किंग की जा रही है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि अभी सी का एग्जैक्ट वर्ड अभी हमारे लेक्चर्स में नहीं आया, इसके एंड पे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में सी का वर्ड आना शुरू हो जाएगा। अभी हम जनरल जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस और कंपाइलर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें जो भी हम लैंग्वेज हाई लेवल की इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आइदर असेंबली लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में ये सिंबल्स वर्ड्स लिखने के कुछ स्टाइल, रूल्स, ग्रामर होती है। तो ये कंपाइलर जो है उस ग्रामर को चेक करेगा, और अगर उसमें एरर नहीं होगा तो फिर ही वो ऑब्जेक्ट कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। इफ़ एनी सिंटेक्स एरर इज़ फाउंड, अगर कोई ग्रामर एरर, सिंटेक्स एरर ऑफ राइटिंग वर्ड सेंटेंसेस, या यहाँ पे तो हम कमांड की, स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो अगर मिलता है तो कंपाइलर आपको डिस्प्ले रिस्पॉन्स दे देगा एज ए सिंटेक्स एरर, आपको सिंटेक्स एरर शो हो जाएगा और सिंटेक्स एरर डिस्प्ले पे आपको दिखा दिया जाएगा। अब आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो एंड ऑल्सो कॉजेज़ ऑफ, और ऑल्सो जो कोई और कॉज है वो भी आपको एरर भी दिखा देगा और उसकी वजह भी आपको कोई स्टेटमेंट में अंडरस्टैंड करने के लिए बता देगा। और सी लैंग्वेज के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अगर एरर्स आते हैं तो एरर्स ही हमारी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर एरर आ जाए, अब एरर तो आया लेकिन साथ वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर जो है वो भी शो करेगा। तो जब वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कि एरर क्या है, इसकी क्या वजह है, तो उससे भी आपकी इस एनवायरनमेंट की या इस वर्किंग जो इसमें सी लैंग्वेज में की जाती है उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। कई दफ़ा कहा जाता है कि सी लैंग्वेज जो है ये डेफिनेटली थोड़ा सा इसको रिलैक्स करके कहा जाता है कि सी लैंग्वेज जो है
एरर्स आने की वजह और उसको पढ़ने की वजह से और सॉल्व करने की वजह से ही सी लैंग्वेज आती है। और ये ज़ाहिर है ये क्या है, ये हमारा नॉलेज जो है जिसको एक एक्सपीरियंस कहते हैं, तो ये सी लैंग्वेज का एक्सपीरियंस बनता है। सोर्स कोड और प्रोग्राम मस्ट बी सिंटेक्स एरर फ्री। इसका जो सिंटेक्स जो है वो एरर फ्री होना चाहिए फॉर कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस। कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा तो फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा। और जो सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर जो हैं वो इसी कंपाइलर की एग्जांपल है कि इसका मतलब क्या हुआ कि सी, और हमारे सिलेबस में तो सी लैंग्वेज शामिल है, सी प्लस प्लस नहीं है, वो हम देखेंगे क्या है ये। तो ये सी जो है इसके बैकग्राउंड में जो एनवायरनमेंट है सोर्स कोड को मशीन कोड में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का, तो वो एनवायरनमेंट जो है वो कंपाइलर बेस्ड एनवायरनमेंट है। अब एडवांटेजेस क्या हैं? सोर्स कोड इज़ नॉट इंक्लूडेड देयरफॉर कंपाइल कोड इज़ मोर सिक्योर दैन इंटरप्रेटेड कोड। इसका मतलब है कि नॉर्मली जो एग्जीक्यूट करने में जो पार्ट प्ले करता है वो हमारा ये ऑब्जेक्ट कोड होता है। अब ये जिसको आप कंपाइल्ड कोड कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी पर्पस से अब वो जो प्रोग्राम लिखा गया है वो एक, इसका मतलब क्या हुआ कि एक किस्म का वो हाइड हो गया। अब जब कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड बना या ये कंपाइल्ड कोड बना, इसी को फर्दर एग्जीक्यूशन में यूज़ किया जाएगा। वो जो प्रोग्राम जो यूज़र लैंग्वेज में या इंग्लिश की तरह सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट में बनाया गया है वो रिक्वायर नहीं है, वो शो नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो ऑब्जेक्ट कोड रिक्वायर है, जो कन्वर्ट किया गया है वही रिक्वायर था, तो उसकी मदद से प्रोग्राम चल रहा है। इसका मतलब है उस एनवायरनमेंट में उस सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई गेट करेगा भी तो वो ऑब्जेक्ट कोड उसे मिलेगा, और ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्टेड प्रोग्राम है। जब तक हमें उसको मेथड नहीं पता होगा तो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगी कि असल स्टेटमेंट क्या थी। तो ये इसका डेफिनेटली एडवांटेज है। उसके बाद अब टेंड्स टू प्रोड्यूस फास्टर कोड दैन इंटरप्रेटिंग सोर्स कोड। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये कंपाइलर और ये जो आगे जो दूसरा ट्रांसलेटर हम इंटरप्रेटर पढ़ेंगे, तो इंटरप्रेटर पढ़ाने के बाद मैं दोबारा इनको कंबाइनली कंक्लूड कर दूंगा। तो उसमें जो है अब हमें, क्योंकि ये कंपाइल्ड कोड ऑब्जेक्ट कोड ही रिक्वायर है, सोर्स कोड हमें रिक्वायर ही नहीं है। लेकिन जब इंटरप्रेटर की भी हम जो बात करेंगे उसमें जो है ऑल द टाइम उसको दोबारा वही प्रोग्राम दोबारा चलाना है या कन्वर्ट करके चलाना है, एनहेंस करके चेंज करके चलाना है, तो हमें वो सोर्स कोड जो है वो रिक्वायर होता है। अगर वही प्रोग्राम दोबारा ही चलाना है तो फिर दोबारा सोर्स कोड चाहिए होगा। ये अभी स्टूडेंट इंटरप्रेटर का जो टॉपिक आपको क्लियर करूँगा, उसके बाद आपको ये दोबारा कंक्लूड कर दूँगा। तो क्योंकि अब इसमें कंपाइलर में फास्टर कोड का मतलब ये हो गया कि सोर्स कोड एक दफ़ा अगर वही प्रोग्राम बार बार चलाना है आपने, तो उसके लिए सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया है। तो अब दोबारा प्रोग्राम चलाने के लिए हमें अब सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं है। वो जो ऑब्जेक्ट कोड जो कन्वर्टेड प्रोग्राम या कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड है उसी को मज़ीद एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए ये फास्टर कोड जो है ये हमें प्रोवाइड करता है, फास्टर रिस्पॉन्स देता है एज़ कम्पेयर विद इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर में सोर्स कोड की हमें ज़रूरत रहती है अगर वही प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद अब ये जो कंपाइलर जो है ये एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बना देता है। अब एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो है ये तो वो हम बात कर रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट हमारा ये जो बाइनरी कोड की जो हम बात कर रहे हैं कि मशीन कोड, ये वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल ये बना देता है, क्रिएट कर देता है, और किसी भी ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पर ये फ़ाइल मौजूद होती है। तो अब जो है हमें ये जो सोर्स फाइल की बात कर रहे हैं, या अगर हम कह रहे हैं कि जी वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन कोड एग्जैक्टली होता है या नहीं होता, लेकिन अब ये जो स्टेप की हम बात कर रहे हैं, ये एडवांटेज की जो बात कर रहे हैं, जब एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन गई, अब ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो है चाहे ये कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल थी या मज़ीद काम किया गया, लेकिन जब एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन गई है तो अब जो है हमें ये सोर्स कोड, और अगर वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल नहीं थी, कोई और कन्वर्टेड फ़ाइल एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल नहीं थी, तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी जो ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो एग्जैक्ट जो है
ये बाइनरी कोडेड फाइल जो है ये बन गई, मशीन कोड फाइल बन गई, ये मशीन कोड बन गया हुआ है, दोबारा वही प्रोग्राम बार बार चलाना है तो उसी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटर की बात की जाएगी तो हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो है ये भी प्रोग्राम की वर्किंग दोबारा फास्ट वर्किंग एग्जीक्यूशन के लिए ये भी कंपाइलर का एडवांटेज होता है कि हमें सोर्स कोड की ज़रूरत ही नहीं है। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो सी लैंग्वेज का जो एनवायरनमेंट है, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड अगर वो मशीन कोड नहीं है तो फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल या मशीन कोड फाइल बन गई है तो अब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो फाइल जो है कहीं पर अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सी लैंग्वेज जो हमें इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत है, हमें उसकी भी अब ज़रूरत नहीं होगी। अब वो प्रोग्राम जस्ट वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को चलाने से, क्लिक करने से ही वो प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। सी लैंग्वेज अगर उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है फिर भी हमारा ये प्रोग्राम जो चलता रहेगा, क्योंकि हम प्रोग्राम जब चलाते हैं तो उसकी आउटपुट नॉर्मली हम देख रहे होते हैं। प्रोग्राम जो है वो बनाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई हैं वो तो यूज़र को तो नहीं ना चाहिए, यूज़र को तो अपना रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से कैसे करनी है वो बस रिक्वायर होता है। तो वो सिस्टम से कम्युनिकेशन कर रहा है, सिस्टम को डाटा प्रोवाइड भी कर रहा है और सिस्टम जो है उसको आंसर रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करता जा रहा है। तो यूज़र जो है, जो कंप्यूटर यूज़र है, जो सॉफ्टवेयर यूज़र है, उसको तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट उसको पूरी हो रही हैं, उसको ये कंसर्न तो नहीं है कि बैकग्राउंड में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और इसकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, उसका तो मकसद पूरा हो रहा है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो ऑब्जेक्ट कोड नीड्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल, दिस कैन बी ए स्लो प्रोसेस। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इससे पहले जो है हमें ऑब्जेक्ट कोड जो है वो बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जब हम सोर्स कोड को कंपाइलर से कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बन रही, बल्कि ये ऑब्जेक्ट कोड बना रहा है और इस ऑब्जेक्ट कोड को फिर हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। लॉजिक आपका स्टूडेंट वही रहना चाहिए कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और कंप्यूटर जो है सिस्टम मशीन कोड को ही अंडरस्टैंड करता है। तो मशीन कोड में फाइनली अगर पहले हो चुका है स्टेप नहीं तो फिर हमें मशीन कोड में कन्वर्ट तो करना ही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक स्टेप जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, तो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए हमें कोई मज़ीद स्टेप जो है सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं तो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन का स्लो हो जाएगा। अब सोर्स कोड मस्ट बी 100% करेक्ट फॉर द एग्जीक्यूटेबल फाइल टू बी प्रोड्यूस, डेफिनेटली, क्योंकि सोर्स कोड जो है, अब सोर्स कोड को जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम जो अभी ग्रामर की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें फुलफ़िल करना है। तो इसका मतलब है लिंक तो डेफिनेटली यही है कि सोर्स कोड जो एरर फ्री होगा तो फिर ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। ऑब्जेक्ट फाइल अगर कंप्लीट मशीन कोड नहीं है तो फिर कोई स्टेप लेकर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन चेंज जो है उसमें कहीं पे भी एरर नहीं होगा, तो फिर ही एक स्टेप से अगले स्टेप, और वो स्टेप जो है अगर वो अपनी वर्किंग फंक्शनैलिटी अगर आपने पूरी कर दी है तो फिर आप अगले स्टेप में ही जाएंगे और ये चेन में ही स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे। इसी चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन भी मौजूद है कि ये स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे वर्किंग की जाती है, वो हम डिस्कस को भी करेंगे। उसके बाद अब जो अगली जो कैटेगरी है ट्रांसलेटर की, वो हम इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं। अब ये इंटरप्रेटर जो है, अब जिस तरह हम कंपाइलर की बात कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सेम कंप्यूटर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को मुख्तलिफ़ जगहों से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और यूज़र्स की ये जो प्रॉब्लम्स, क्यूरीज जो हैं डिफरेंट फिज़िकल लोकेशन से उसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो सुन, ये जो हम वक्त के साथ साथ जिस तरीके से हमने स्कूल लेवल पे हम पढ़ते हैं और फिर अब हम इंटर लेवल पे हैं, ये हम जो नॉलेज कट कर रहे हैं, तो मेन लॉजिक तो वही रहता है, वो उसी में एनहेंसमेंट आती रहती है। अब कभी ये भी होता है कि लेवल वाइज जो है कोई एक बात जो है आपको जितनी नॉलेज को गेट करने की, ग्रैस्प करने की फैसिलिटी होती है, उसी रेशो को, उसी नॉलेज को आपके अंडरस्टैंड करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको ज़हन में रखते हुए ही आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है।
कई दफ़ा तो लॉजिक वही नॉर्मली तो लॉजिक वही रहता है, उसी में आपको मज़ीद बातें ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि मेन लॉजिक वही, लेकिन उसमें कुछ स्लाइड सी चेंज होती है, वो आपको अगली डिग्री में अगले फिर जो लेवल में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। क्योंकि अगर कंप्लीट जिस तरीके से ना अभी हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है मशीन कोड बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इसका मतलब क्या होगा जी कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग के लिए हर एक को मशीन कोड जो 01 की लैंग्वेज है वो पढ़नी पड़े। तो अब तो या तो उस लेवल का आपके पास नॉलेज हो, तो फिर अगर बाइनरी लैंग्वेज उस एनवायरनमेंट की बातें की जाएंगी फिर तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको इनिशियल लेवल पे डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज का नॉलेज जो है अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगा। तो इसलिए मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट सीखते हुए फिर ही अगर आप उसी फील्ड में जो है वर्किंग कर रहे हैं, फील्ड अगर चेंज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर आप आगे से आगे फर्दर नॉलेज आपको मिलेगा और फाइनली कभी आप उस लेवल पे आएंगे कि फिर आपको बाइनरी लैंग्वेज जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होगी और बाइनरी लैंग्वेज में आप वर्किंग भी कर रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात जो है इंटरप्रेटर जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटन यूजिंग वन ऑफ द मैनी हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके बैकग्राउंड में एक और एनवायरनमेंट इंटरप्रेटर भी है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह हम वास्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर एनवायरनमेंट में इतना वास्ट एनवायरनमेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि जो लिंकिंग वाला टॉपिक है एक दो जगहों पे, एक से ज़्यादा जगहों पे ठीक है अब लिंकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पूरी दुनिया को आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया से सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है एप्लीकेशन को मेंटेन अपडेट भी किया जा रहा है, यूज़र जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा रहा है, तो फिर ये एनवायरनमेंट जो है कंपाइलर बेस्ड एनवायरनमेंट जो है ऐसी लैंग्वेज जिसके बैकग्राउंड में कंपाइलर यूज़ किया जाता है वहाँ पे आप उस एनवायरनमेंट में ये वर्किंग कर सकते हैं। इंटरप्रेटर जो है नॉर्मली जो है इसका ताल्लुक इतने वास्ट एनवायरनमेंट से नहीं होता, ठीक है। तो ये बात रखें। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट इट देन एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अब ये जो है अभी हमने बात की है कि इसमें इतनी ज़्यादा लिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करते हैं हर सॉफ्टवेयर डेवलपर का डिफरेंट वर्कलोड है, उस वर्कलोड के हवाले से वो अपने मेन कंप्यूटर सिस्टम को एप्लीकेशन को अपग्रेड मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन अब ये जो इंटरप्रेटर एनवायरनमेंट बेस्ड एनवायरनमेंट है इसमें इतनी ज़्यादा लिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर कोई एक कोड में कोई एरर आता है तो हमें मज़ीद जो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट भी कोड्स जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है मेंटेन कर रहे हैं उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको पिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिंकिंग इतनी ज़्यादा इस एनवायरनमेंट में नहीं है। तो इसलिए जो भी लाइन है उसको फर्दर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अगर एरर आता है तो एरर वो एडवांस उसी टाइम आपको शो कर दिया जाता है, क्योंकि लिंकिंग नहीं है। तो ये नहीं कि जो इस लाइन पे एरर आ रहा है तो अगर किसी और एनवायरनमेंट के प्रोग्राम को जो भी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो हमारा ये एरर सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो इसलिए ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर देता है, एरर आएगा तो वो भी आपको शो कर देगा। किसी और प्रोग्राम किसी और सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइन से इस लाइन में जो एरर आया है उसको सॉल्व करने में हेल्प नहीं होगी। तो इसलिए ये लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूशन करता रहता है। जो हम कंपाइलर की बात की थी वहाँ पे एज ए होल का वर्ड था, तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है ये अभी हो जाए तो फिर मैं आपको दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ। तो अब उसमें GW बेसिक जो है जो बेसिक लैंग्वेज जो अब कंप्यूटर के स्टूडेंट जो स्टूडेंट मैट्रिक में कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं तो उसमें ये GW बेसिक उन्होंने एज ए लैंग्वेज जो यूज़ की थी। तो उसके बैकग्राउंड में जो कन्वर्टेड प्रोग्राम था वो इंटरप्रेटर प्रोग्राम इंटरप्रेटर एनवायरनमेंट था। अब एडवांटेजेस क्या है जी, ईज़ी टू डिबग। अब ईज़ी टू डिबग भी यही बात आ गई, क्योंकि आप जो है जो किसी लाइन पे अगर एरर है तो वहीं पे वो आपकी वर्किंग है, उसी को आपने सॉल्व करना है। आपकी लाइन का किसी और जो सोर्स कोड जो है उसके साथ किसी और सॉफ्टवेयर डेवलपर के कोड के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए हम वो प्रोग्राम ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, लिंकिंग भी नहीं ज़्यादा। तो इसलिए अगर एरर कोई है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करना
ये हमें निस्बतन आसान है एज़ कम्पेयर्ड विद कंपाइलर बेस्ड एनवायरनमेंट। उसके बाद easier to create multi-platform code as each different platform would have an interpreter to run the same code। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे हाई लेवल की और लो लेवल की, और ये हम बात कर रहे थे कि हमें हाई लेवल में तो होता ही ये है कि आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अब इसमें इंटरप्रेटर में भी यही फ़ायदा है कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो प्रोग्राम जो है किसी और तरह के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर फॉलो कर रहा है तो उसमें भी आपका ये प्रोग्राम जो है सेम प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यूज़फुल फॉर टेस्टिंग बेसिक प्रोग्राम लॉजिक। तो अगर जो हमारी बेसिक वर्किंग है हम डेफिनेटली एनहेंस कॉम्प्लिकेटेड जो है जिसमें मैथमेटिकल ज़्यादा फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन हार्डवेयर प्रोग्रामिंग नहीं है, तो इसलिए इसके लिए फिर ये इंटरप्रेटर बेस्ड एनवायरनमेंट जो है ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर टेस्ट करना है प्रोग्राम का लॉजिक को और बेसिक हमारा लॉजिक है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेटर है कि इंटरप्रेटर बेस्ड एनवायरनमेंट यूज़ कर लिया जाए, ऐसी लैंग्वेज जिसके बैकग्राउंड में इंटरप्रेटर कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। अब डिसएडवांटेज सोर्स कोड इज़ रिक्वायर्ड, ये जो हम बात जब कंपाइलर की कर रहे थे तो अब यहाँ पे सोर्स कोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम टू बी एक्सिक्यूटेड एंड दिस सोर्स कोड कैन बी रेड मेकिंग इट इनसिक्योर। अब सोर्स कोड जो है जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इंटरप्रेटर बेस्ड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें सोर्स कोड हमेशा चाहिए। अगर वही प्रोग्राम ए नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको सेम प्रोग्राम ए नंबर ऑफ़ टाइम एग्जीक्यूट करना है तो उसमें वो जो कन्वर्टेड प्रोग्राम है एग्जीक्यूटेबल कोड जो है जो कंपाइलर बेस्ड एनवायरनमेंट बना देता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। एग्जीक्यूट तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड बाइनरी कोड को ही करता है, लेकिन वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूटेबल कोड बाइनरी कोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। दोबारा आपने सेम प्रोग्राम जब चलाना है तो फिर सोर्स कोड को फिर दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड में, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। वही प्रोग्राम दोबारा चलाना है तो फिर सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि प्रोग्राम सेम ही है, आप सेम प्रोग्राम को ही बार बार चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट ऐसा है कि ऑल द टाइम आपको सोर्स कोड उस एनवायरनमेंट में चाहिए ही है, इसलिए ज़ाहिर है कि ये सोर्स कोड फिर इनसिक्योर हो जाता है। अब एक जगह सोर्स कोड अवेलेबल है और वो रिक्वायर है कन्वर्ट करने के लिए, एक जगह सोर्स कोड अवेलेबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली सोर्स कोड जो है, पर सोर्स कोड में जो है वही तो लिखा हुआ है कि लाइंस क्या आती हैं, स्टेटमेंट क्या आती है, लॉजिक क्या इस्तेमाल किया गया, तो ये इसलिए ये इनसिक्योर सोर्स कोड होता है क्योंकि हमें रिक्वायर उसके बगैर तो हमें ये प्रोग्राम कन्वर्ट ही नहीं हुआ। सोर्स कोड हर दफ़ा प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए रिक्वायर ही होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। अब इंटरप्रेटर्स आर जनरली स्लोअर दैन कंपाइल्ड प्रोग्राम ड्यू टू दी पर लाइन ट्रांसलेशन मेथड। डेफिनेटली इस तरीके से ये जो कंपाइल्ड प्रोग्राम जो है ये स्लो है एज़ कम्पेयर्ड विद ये कंपाइलर, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, अब अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है और एज ए होल आप कर रहे हैं, ठीक है, लिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें फिर भी हमारे पास इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि एक तो ये है कि वो सोर्स कोड भी ऑल द टाइम हमें रिक्वायर है, तो इसकी स्पीड जो है उस हवाले से जो है कम हो जाएगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहे हैं और एज ए होल जो स्पीड में कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है जो अगर ज़्यादा बड़ी बात अगर ग्रैस्प कर सकता है, ज़्यादा नॉलेज उसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा नॉलेज वो गेट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और एक किसी को बात जो है बड़ी बात समझ नहीं आती, उसको छोटी छोटी बातें ही समझ आती हैं, तो इसलिए अगर बड़ी बात करें फिर वो भूल जाता है कि बात क्या की गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इंटरप्रेटर का ये डिसएडवांटेज हो जाता है। ये जो आज के लिए हमारा लास्ट फिर ये है असेंबलर। तीसरी टाइप ऑफ कैटेगरी जो है ट्रांसलेटर की वो असेंबलर है। असेंबलर तो फिक्स हो गया कि जी ओनली असेंबली लैंग्वेज, जब आप असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो कन्वर्टेड प्रोग्राम जो कन्वर्ट करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है वो असेंबलर ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि
असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम बनाया जाता है, इसके सिंबल्स रूल्स हैं, सिंटेक्स है। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ही रिक्वायर है, तो ये माइंड में रखें। कंप्यूटर कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, बाइनरी कोड नहीं है। हाउएवर इट कैन ईजिली चेंज द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स ऑफ द प्रोग्राम विद द नंबर्स दैट दे स्टैंड फॉर। अब ये जो है कि अब ये देखें ना, अब ये स्पेसिफिक हो गया कि जी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम उसको असेंबलर ही कन्वर्ट करेगा। और ये जो है आपको पता है स्टूडेंट कि असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी को बिलोंग करती है ये लैंग्वेज। इसका मतलब है कन्वर्ट तो इसने भी होना है, लेकिन जितनी कन्वर्जन हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को रिक्वायर है उतनी कन्वर्जन इसको रिक्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आप इसको ये जल्दी चेंज हो जाएगा। आप नॉलेज भी आपके पास असेंबली लैंग्वेज का आ चुका हुआ है, इसका मतलब है उससे कम जो है सिर्फ वो बाइनरी लैंग्वेज का नॉलेज ही रह गया। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास काफ़ी वर्किंग काफ़ी नॉलेज अवेलेबल है प्रोग्राम लिखने का, अगर आप बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, लेकिन उससे नियर नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। रिप्लेसिंग द वर्ड्स ऑफ प्रोग्राम विद द नंबर, इस असेंबली लैंग्वेज को सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट टेक्स द बेसिक कमांड्स, इसका करेक्टर सेट जो है डेफिनेटली कम है और उसी से सारी वर्किंग होती है। एंड ऑपरेशन फ्रॉम असेंबली कोड एंड converted them into binary code that can be recognized by specific type of processor। इसका मतलब है ये आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है, जिस आर्किटेक्चर में आपने असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है उस तरह के आर्किटेक्चर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो अगर होगा, एनवायरनमेंट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हार्डवेयर होगा, तो वहीं पे असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मे बी आप किसी और एनवायरनमेंट में जाएंगे तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, और कभी कन्वर्ट हो सकता है, कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। Assembly language consists of mnemonics for symbolic, mnemonic को symbolic language भी कहते हैं, for machine OP codes, operation codes। So assemblers perform a one-to-one translation from mnemonics to a direct instruction। क्योंकि देखिए इतना नॉलेज हमारा असेंबली लैंग्वेज का आ गया हुआ है, हमें पता है कि कन्वर्ट होना होता है, लेकिन अब इसमें कन्वर्ट उतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं है क्योंकि आपके पास काफ़ी नॉलेज है असेंबली लैंग्वेज का। तो नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज की एक लाइन जो है, नॉर्मली जब उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, तो नॉर्मली वो भी एक लाइन ही बनती है। इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज करेंगे तो एक लाइन लिखेंगे तो उसको असेंबली, जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो काफ़ी नंबर ऑफ़ लाइन्स बनेगी। अब एडवांटेजेस क्या है असेंबलर के? वेरी फास्ट डेफिनेटली इन ट्रांसलेटिंग असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड एज one-to-one रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे पास कन्वर्ट तो होना है लेकिन अब इतनी कन्वर्जन नहीं होगी जितनी हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। असेंबली कोड इज़ ऑफन वेरी एफिशिएंट फास्ट बिकॉज इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली कोड इज़ फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंग्लिश लाइक निमोनिक्स, सिम्बल्स हैं, सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, एब्रीविएशन यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास जो है अब डिसएडवांटेज, ये हमारे पास इज़ रिटन फॉर अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोसेसर, ये स्पेसिफिक जो आर्किटेक्चर है उसी में ये एग्जीक्यूट होगा। असेंबली टेंड्स टू बी ऑप्टिमाइज फॉर द हार्डवेयर डिज़ाइन फॉर मेकिंग इट ऑफन इनकम्पैटिबल विद डिफरेंट हार्डवेयर्स में ये एग्जीक्यूट नहीं आप कर सकते। लॉट्स ऑफ असेंबली कोड इज़ नीडेड टू डू रिलेटिव सिंपल टास्क। ज़ाहिर है आपके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होगा, तो फिर ये आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बना सकेंगे। ये आप अगली डिग्रीज़ में, बैचलर डिग्रीज़ के एडवांस सेमेस्टर्स में आप ये करेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग टाइम। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। यहाँ पे ये लेक्चर हम अपना ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। अब इसके बाद जो स्पेसिफ़िकली जो है सी लैंग्वेज की ही बात की जाएगी इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।